नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है हमारी खास पेशकश न्यूज रूम लाइव का। शुरुआत करेंगे, आपको बताएंगे 4 बड़ी खबरें। कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं? पहली खबर दरअसल ये है कि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद और संगठन को अपने मजबूत करने के बाद, जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद बीजेपी ने अपनी प्रचंड बहुमत वहां पे हासिल की। और उसके बाद आपको बता दें, जो संगठनात्मक बदलाव बीजेपी के अंदर शुरू हुए, कई सारे प्रदेशों के प्रभारी और यहां तक कि अध्यक्ष बदले गए। इसके बाद अब बीजेपी जो है वो 2027 में होने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर, उसमें जो है मजबूती से अपने आप को लगाने में यहां पर जुटी हुई है। क्योंकि आपको बता दें कि अब जो है 2027 के वो तमाम विधानसभा के चुनाव जिन जिन राज्यों में होने हैं, वहां पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और आपको बता दें कि वहां पर जो है अपनी भागीदारी को बढ़ाने के लिए यहां पे जो है अब बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, पिछले दिनों जो है बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी जो है वो उत्तराखंड के दौरे पे पहुंचे थे। और आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड में संगठन के भीतर चल रहे विभिन्न मुद्दों और असंतोष को सुलझाने के बाद भाजपा अब उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान देने जा रही है। पार्टी का मानना है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक राज्य अब उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक मजबूती भविष्य की चुनावी रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इसी उद्देश्य के साथ जो है शीर्ष नेतृत्व लगातार राज्य के कई इकाइयों के साथ जो है वो संपर्क बनाए हुए है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनावों की तैयारी के बाद और जैसा हम बता रहे हैं कि संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पर फोकस रहने वाला है। और आपको बता दें कि पार्टी नेतृत्व दोनों राज्यों में संगठन को और मजबूत करने में जो है यहां पर लगा हुआ है। तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो जल्द ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी जाने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जिस तरीके से पिछले दिनों वो उत्तराखंड के दौरे पे रहे थे, उत्तराखंड के दौरे पे होने के बाद अब जो है वो यहाँ से उत्तर प्रदेश के दौरे पे रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है, ऐसे में भाजपा की तमाम वो इकाइयां उनके साथ जो है वो यहाँ संपर्क करेंगे, उनके साथ जो है संवाद करेंगे, उनके साथ यहाँ वार्तालाप करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है संगठन को और किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। 2024 की जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक किस्म से करारी हार तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक किस डाउनफॉल जो है वो देखने को मिला था। उससे सबक लेते हुए अब अपनी रणनीति और स्ट्रांग करने पे, यानी कि और मजबूत करने पे जो है बीजेपी आगे आएगी। तो आपको बता दें कि इस दौरान वो प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला स्तर के नेताओं और विभिन्न मोर्चों के प्रतिनिधियों के साथ भी जो है विस्तृत बैठक करेंगे। इन बैठक में संगठन के विस्तार, बूथ स्तर की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और इसी के साथ जनसंपर्क अभियान जैसे मुद्दों पर जो है चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि पार्टी नेतृत्व उत्तराखंड में अपनाए हुए संगठन मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने के लिए तैयार है। और इसी तहत आपको बता दें, संगठन के विभिन्न स्तरों पर संवाद, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना, संगठन ढांचे को अधिक प्रभावी बनाने पर जो है जोर दिया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि भाजपा का मानना है कि मजबूत संगठन ही जो है वो चुनाव की सफलता की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। चुनाव को किस तरीके से सफल बनाना है, इसके लिए जो है अब संगठन मजबूती के ऊपर जो है भाजपा जोर देने पर काम करेगी। उत्तराखंड का जो मॉडल है, सूत्रों के हवाले से खबर यह सामने निकल के आ रही है कि देखिए उसी मॉडल को जो है उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। जिस तरीके से उत्तराखंड में जो है कई सारे बदलाव भाजपा के अंदर पिछले दिनों देखने को मिले हैं और आगे भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बदलाव होंगे, उसी तरीके से जो है अब उत्तर प्रदेश में भी उसी मॉडल को लागू करने की बात जो है यहाँ पर बीजेपी कह रही है। बैठक के दौरान आपको बता दें, प्रदेश में चल रही सदस्यता अभियान हो चाहे सरकार की योजनाएं हो, उनको जनता तक पहुंचाने और विपक्ष के राजनीतिक हमलों का जवाब देने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि आगामी चुनावों को देखते हुए बूथ प्रबंधन और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए जो है विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। भाजपा नेतृत्व का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में संगठन को और अधिक सक्रिय, इसी के साथ सशक्त और चुनावी दृष्टि से तैयार करना है। इसी क्रम में आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब शीर्ष नेतृत्व लगातार राज्य का दौरा कर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है और कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद स्थापित करने जा रहा है। तो क्योंकि 2027 के जो है चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में है, ऐसे में हमने आपको बताया बीजेपी किस तरीके से जो है इन दोनों ही राज्यों में पकड़ मजबूत करने के लिए काम कर रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के दौरे को लेकर किसके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, लोकसभा में जो नेता के विपक्ष हैं, नेता विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनके दौरे को लेकर भी जो है चर्चाएं उत्तराखंड में काफी ज्यादा तेज थी। उनका दौरा जो है आज होने वाला था, लेकिन मौसम ने जिस तरीके से मिजाज बदला, उसके बाद जो है उनके दौरे को जो है यहाँ रद्द करना पड़ा। अब उनके दौरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी ज्यादा तेज थी। राहुल गांधी का दौरा जो है वो आपको बता दें कि 2027 के चुनावी मैदान में कांग्रेस को किस तरीके से मजबूती से उत्तराखंड के अंदर जो है वापसी दिलाई जा सकती है। बीजेपी की जितनी भी सफलताएं या फिर विफलताएं हैं, बीजेपी जिन्हें सफलता बताती है और कांग्रेस जिन्हें विफलता बताती है, इन तमाम मुद्दों को जो है वो प्रकाशित करने वाले थे। और आपको बता दें कि जनसंवाद के साथ साथ वो जो है वो पूर्व सैनिकों के परिवारों के साथ भी जो है
मिलने वाले थे। इसी कड़ी में उनका जो है उत्तराखंड का दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। कांग्रेस इसे जो है बहुत प्रचार प्रचार के साथ देख रही थी और बीजेपी के ऊपर हमलावर भी हो रही थी कि देखिए शीर्ष नेतृत्व आ रहा है कांग्रेस का, बड़े नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी ऐसे में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तमाम कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर जो है वो केंद्र की और राज्य की दोनों की सरकारों को घेरेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि कौन कौन सी वो बातें हो सकती हैं जो वो प्रदेश लेवल पे यानी कि प्रदेश स्तरीय पे जो है करते हुए नजर आ सकते हैं उन तमाम आला नेताओं के साथ जो प्रदेश में काम है। इसी के चलते आपको बता दें कि संगठन की मजबूती कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा विषय जो है वो बना हुआ है और संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो खबरें सामने निकल के आती हैं गुटबाजी की, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से हार का सामना कई मर्तबा जो है कांग्रेस को करना पड़ता है। इन्हीं सब चीजों को जोड़ते हुए जो है उनका यह दौरा उत्तराखंड का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा था। इसी कड़ी में आपको बता दें कि उत्तराखंड का जो दौरा था वो फिलहाल रद्द हो गया, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने जो है यहाँ पर जनता के साथ एक वीडियो मैसेज के माध्यम से संवाद भी जो है वो साझा किया। आपको सुनाते हैं क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं, मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी को अल्मोड़ा में एक जनसभा को संबोधित करना था। आपको बता दें मौसम की बाधा के कारण वो कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने फोन के माध्यम से जो है आपको बता दें वहां मौजूद लोगों से संवाद किया है। इसके बाद कुछ समय तक जो है आपको बता दें वो मौसम के सामान्य होने का भी उन्होंने इंतजार किया, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जब नहीं सुधरे तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है उन्होंने अब फोन के माध्यम से उन तमाम लोगों को संबोधित किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पौड़ी में, अल्मोड़ा में तो एक कार्यक्रम था ही राहुल गांधी का, इसी के साथ पौड़ी में भी जो है कार्यक्रम उनका आयोजित था जहाँ पे जो है वो सैनिकों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ, उनके परिवारों के साथ जो है जनसंपर्क करते हुए उनके साथ जो है एक किस्म से संवाद करते हुए नजर आने थे। लेकिन मौसम ने जो है पूरा कार्यक्रम कांग्रेस का जो है वो पलट के रख दिया। आपको बता दें कि दिल्ली लौटने से पहले राहुल गांधी ने उत्तराखंड की जनता ने नाम एक संदेश भी दिया था जो कि हमने आपको सुनाया है। उन्होंने कहा कि वो लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं, उम्मीदों और चिंताओं के समाधान को लेकर जो है चाहते थे, लेकिन खराब मौसम के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां हमेशा यानी कि हमारे अनुसार जो है वो नहीं चलती हैं, लेकिन इससे लोगों के प्रति उनका झुकाव या यूं कहें कि इसी के चलते मिलने की इच्छा जो है वो कम नहीं होती है। राहुल गांधी ने बताया कि उनके कार्यक्रम में केवल अल्मोड़ा ही नहीं बल्कि आपको बता दें पौड़ी में, जैसा कि हमने जिक्र किया, पूर्व सैनिकों के साथ एक विशेष संवाद भी शामिल था। वहां पूर्व सैनिकों का एक बड़ा सम्मेलन प्रस्तावित था जहां उन्होंने भाग लेना था। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी का देहरादून में भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो निर्धारित था। उन्हें वहां कांग्रेस नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक करनी थी। माना जा रहा था कि इस बैठक में उत्तराखंड में राजनीति, इसी के साथ संगठन की मजबूती और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होनी थी, लेकिन दौरा रद्द होने के कारण यह कार्यक्रम जो है वो नहीं हो सका। राहुल गांधी ने आपको बता दें अपने संबोधन में या यूं कहें अपने संदेश में वो भी कहा है कि बहुत जल्द वो जो है उत्तराखंड फिर से लौटेंगे और तब लोगों से विस्तार से जो है मुलाकात करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि अगली बार मौसम साथ देगा और उन्हें प्रदेश के लोगों के भी अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी समाचार की ओर। तीसरा समाचार दरअसल बहुत जरूरी है क्योंकि कल जिस तरीके से एक भयावह घटना जो है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिली, देश की राजधानी दिल्ली के बहुत रिहायशी इलाके माने जाने वाले मालवीय नगर में जिस तरीके से आग की लपटों ने कई सारे मासूमों की जान ले ली, और आपको बता दें किस तरीके से एक भयावह जो है आग देखने को मिली, भीषण अग्निकांड जो है वो दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में देखने को मिला, जो अपने आप में बहुत चिंताजनक था। उसके बाद सरकारें जो है काफी एक्टिव नजर आई हैं, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब जांच क्योंकि सबसे बड़ा एक विषय है, तो जांच में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो सामने आए हैं। शुरुआती जांच में होटल के लाइसेंस, इसी के साथ मंजूरियां और संचालन को लेकर जो है कई सारे गंभीर सवाल जो है वो खड़े होते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद भी जो है यहाँ पर विभिन्न सरकारी एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कल की सुर्खियां बनी रही। जांच के दौरान सामने आया है कि मालवीय नगर स्थित द फ्लोरिस्ट होटल के मालिक के जो है कथित तौर पे जो है केवल चाय की दुकान चलाने का लाइसेंस था। यानी कि देखिए किस तरीके से यहाँ जो है सिर्फ चाय की दुकान चलाने का लाइसेंस उनके पास था, और लेकिन संचालित क्या हो रहा था? संचालित हो रहा था यहाँ एक 5 मंजिला होटल। उस 5 मंजिले होटल में खबरें ये भी सामने निकल के आई हैं कि
जो ऊपरी इलाका है यानी कि जो टॉप फ्लोर है वहां पे जो एक पीजी चल रहा था। इसी के साथ आपको बता दें कि जो नीचे बेसमेंट है वहां पे एक रेस्टोरेंट चल रहा था। कई सारे कमरे ऐसे थे जहां जितनी अनुमति थी उससे ज्यादा, यानी कि एक फ्लोर में अगर 3 की अनुमति है तो वहां पे 5 कमरे जो है वो बनाए गए थे। जांच के दौरान सामने आया है, आपको बता दें कि इसके अलावा होटल को बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी कि B&B श्रेणी के केवल 6 कमरों में संचालित की अनुमति थी, लेकिन पुलिस का दावा है कि होटल में नियमों के विपरीत करीब 26 कमरे ऐसे थे जो संचालित किए जा रहे थे। यानी कि अधिकांश कमरे ऐसे थे जो नियमों का उल्लंघन करते हुए जो है वो पाए गए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि इतना ही नहीं, होटल की पहली मंजिल पर जो है आपको बता दें रेस्टोरेंट भी जो है वो चल रहा था, जबकि आपको बता दें कि बेसमेंट में किचन संचालित हो रहा था। हादसे के बाद ये सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं कि आखिरकार इतने बड़े स्तर पर गतिविधियां चलने के बावजूद संबंधित विभागों को कोई इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ आपको बता दें घटना के बाद पुलिस, नगर निगम, पर्यटन विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच जो है जिम्मेदारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। आपको बता दें एमसीडी का कहना है कि यह भवन लाल डेरा क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वहीं पर्यटन विभाग का दावा है कि B&B लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस, इसी के साथ तमाम पर्यटन मंत्रालय की संयुक्त टीम जो है वो निरीक्षण करती है। अधिकारियों के अनुसार होटल को वर्ष 2024 में जो है B&B लाइसेंस जारी किया गया था, जिसकी वैधता जो है वो 2027 तक बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक लाइसेंस के तहत संचालन को उसी भवन में रहना जरूरी होता है और अधिकतम 6 कमरे के किराए पर ही जो है वो दिए जा सकते हैं। साथ ही 15 दिन में ठहरने वाले मेहमानों की जानकारी जो है वो स्थानीय पुलिस को भी देनी अनिवार्य होती है। तो वही आपको बता दें कि एमसीडी के अधिकारियों का आरोप है कि होटल मालिक ने लाइसेंस हासिल करने के लिए गलत जानकारी दी थी। वही पर्यटन विभाग का कहना है कि नियमित निरीक्षण केवल जो है शिकायत मिलने पर ही किया गया था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में नियमों का उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे सील भी किया जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि जांच एजेंसियां भी पता लगा रही हैं कि होटल के पास अग्नि सुरक्षा से जुड़े आवश्यक मंजूरियां थी या फिर नहीं थी। शुरुआती तौर पर आपको बता दें इस पूरे मामले पर, यूं कहें कि पूरे मामले को गंभीर लापरवाही का मामला माना जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद आपको बता दें कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की यहाँ पे जो है संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में जो है ऐसा भयावह अग्निकांड देखने को मिला, ऐसा ही आज जो है एक मंजर आपको बता दें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से भी जो है सामने निकल के आया है। आपको बता दें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गुरुवार को एक बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गई। ये घटना आपको बता दें शहर के व्यस्त कारोबारी इलाके अमीरपेट में हुई थी, जहां एक बहुमंजिले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर स्थित जो है एक फैशन स्टोर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास की कई अन्य दुकानों तक जो है फैल गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सामने निकल के आ रही हैं हैदराबाद से, जहां पे आपको बता दें किस तरीके से दमकल की कई गाड़ियां जो हैं वो मौजूद थी। इसी के साथ आपको बता दें किस तरीके से आग पर जो है कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स के फैशन स्टोर के अंदर जो है आग लगने की सूचना मिली थी। आपको बता दें कि आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए जो है अग्नि अभियान भी शुरू कर दिया। राहत और बचाव कार्य में पुलिस, फायर विभाग और इसी के साथ आपको बता दें एसडीआरएफ के साथ तमाम टीमें जुटी हुई थी। अधिकारियों ने तत्काल कॉम्प्लेक्स और आसपास की दुकानों में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे कहीं ना कहीं आपको बता दें एक बड़ी जनहानि की सूचना जो है वो नहीं मिली है अभी तक। आग और धुएं की वजह से पूरे इलाके में जो है दहशत फैल गई और आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों से जो है यहाँ पर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की भी अपील की है और यातायात को यहाँ नियंत्रित करने के लिए भी जो है अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आपको बता दें जो सामने आई, जैसे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आग जो है वो शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद ही जो है इसके कारणों का पता चल सकता है। हादसे में कई दुकानें जो हैं और इसी के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जो है नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि संपत्ति को जो है अच्छा खासा नुकसान यहाँ देखने को मिला है। तो भाई आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर बीसी सजनार ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है और स्थिति पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और इसी के साथ भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जो है दूर रहने की भी अपील की है। गौरतलब है कि हाल ही के महीनों में हैदराबाद में आग लगने की कई सारी घटनाएं भी सामने निकल के आई हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मसाज टैंक और इसी के साथ कई सारे ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पर आग लगने की घटना जो है सामने निकल के आती रहती हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता का विषय जो है वो बन जाती हैं।
अब किस तरीके से एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में आग की घटना सामने निकल के आई, तो इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब हैदराबाद से भी आग की घटनाएं जो है वो सामने निकल के आ रही हैं। आए दिन जो है देश के कई सारे शहरों में, कई सारे इलाकों में जो है आग लगने की घटनाएं एक आम बात होते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान आग पर नियंत्रण और नुकसान के आकलन पर केंद्रित दिखाई दे रहा है। हालांकि शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ। आपका ही ना जाए, बने रहे सिर्फ TV7 भारत पर।